गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम निशा फ्रॉम यूनिक केमिस्ट्री क्लासेस। आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में आज नेक्स्ट लेक्चर्स में बताएंगे। देखिए, लास्ट लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की क्या एप्लीकेशंस होती हैं, व्हाट इज शी, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। Now in this chapter we will study about the conductance and conductivity, जो आपके बेसिक से टॉपिक्स है, we will study about them। ठीक है, तो उनको पढ़ने से पहले हम कुछ जनरल टर्म्स पढ़ते हैं। We will study about some general terms, कुछ जनरल टर्म्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम पहुंचेंगे हमारी डिटेल स्टडी जो हमारे सिलेबस में कोलराश लॉ एटसेट्रा। ठीक है, तो जनरल टर्म्स में सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए बेटा, रेजिस्टेंस, एज यू स्टडीड इन द फिजिक्स में आप बहुत डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं। और रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, अगर हम जनरल भाषा में बात करें तो रेजिस्टेंस है रुकावट। ठीक है, जिसे आप मान लीजिए आप रोड पर चल रहे हैं, व्हीकल चला रहे हैं, बहुत ही फास्ट स्पीड में आप व्हीकल चला रहे हैं और एकदम से सामने ब्रेकर आ जाए तो आप क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो आपकी स्पीड पर रुकावट लगी है। सिमिलरली जब हम एक कंडक्टर के अंदर देखते हैं, कंडक्टर के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी वहां पर हमें मूव करती हुई दिखाई दे रही है, मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं हमारे पॉजिटिव आयंस, उनकी जो स्पीड है उनको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं हमारे पॉजिटिव आयंस, बिकॉज अगर इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आयन यानी कैटायंस भी वहां पर जरूर होंगे। ठीक है, तो आपकी ऑब्स्ट्रक्शन जो होती है दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। सो वी कैन से हियर दिस इज ऑब्स्ट्रक्शन फॉर the flow of current। ठीक है, करंट के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शंस होती है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, एंड द यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस इज ओम। इसको ओम के नाम से जानते हैं बेटा। ठीक है, यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस इज ओम। डिटेल में पढ़ के आते हैं आप इसको फिजिक्स के अंदर, डिटेल स्टडीज आपने की हुई है इसकी। सो ओम इज व्हाट, दिस इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है बेटा, सेकेंड थिंग आपने देखी है कि अगर आप कोई रेजिस्टेंस आप दिखा रहे तो रेजिस्टेंस के अपोजिट भी आप एक चीज पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, याद है आपको कुछ? रेजिस्टेंस से अपोजिट हम क्या पढ़ते हैं? व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द रेजिस्टेंस? दैट इज नोन एज कंडक्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के अपोजिट आप क्या पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर? कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है बेटा? ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, ठीक है, दिस इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। सो व्हाट इज कंडक्टेंस? अगर यहाँ पे हम नेक्स्ट जनरल टर्म की बात करें, व्हाट इज द नेक्स्ट जनरल टर्म? That is your conductance। ठीक है, what is conductance? This is the flow of electrons। ठीक है, flow of electrons, that is known as conductance। अब देखिए यहाँ पर resistance की यूनिट क्या थी बेटा? ओम। This is your unit of the resistance। Conductance is just opposite of the resistance। So what is the unit of the conductance here? This is ohm inverse। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ohm inverse conductance। ठीक है, yes। Next basic term is your specific resistance। Specific resistance, इसको हम बेटा रेजिस्टिविटी के नाम से भी जानते हैं, रेजिस्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस रो, जिसे रेजिस्टेंस को आप रिप्रेजेंट करते हैं बेटा R से, कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं C से, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं बेटा रो से। व्हाट इज द फॉर्मूला या व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी? एज यू स्टडीड, दिस इज R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, वेयर दिस L अपॉन A इज योर सेल कांस्टेंट। दिस इज योर व्हाट? सेल कांस्टेंट। So what is the unit of the resistivity here? Resistivity की अगर आपको यूनिट निकालने को कोई कहे तो क्या होगा बेटा? रेजिस्टिविटी, दिस इज R A अपॉन L, है ना बेटा। रेजिस्टेंस क्या होता है? ओम। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर, या आप सेंटीमीटर स्क्वायर ले सकते हैं। लेंथ क्या होती है? मीटर। तो आप देख सकते हैं द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम सेंटीमीटर हेयर। ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक स्क्वायर है बिकॉज यहाँ पे, तो आपका बचेगा सिर्फ एक सेंटीमीटर। तो आप क्या कह सकते हैं? द यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी इज हेयर ओम सेंटीमीटर। ठीक है, रेजिस्टिविटी। अब देखिए यहाँ पे रेजिस्टिविटी की अगर हम बात करें, आप फिजिक्स में रेजिस्टिविटी आज तक पढ़ते आए, फिजिक्स में रेजिस्टिविटी आप पढ़ते आए, तो आप लेंथ क्या कह देते हैं यहाँ पे? लेंथ ऑफ द वायर, एरिया, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। अब यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं बेटा सेल्स के बारे में, तो सेल्स के अंदर लेंथ और एरिया आप क्या लेके चलेंगे? अगर आप ध्यान से देखें, आपने पढ़े हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, इसके अंदर आप एक लेते हैं एनोड, एक लेते हैं कैथोड। सो व्हाट इज द लेंथ हियर? लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रही है बेटा यहाँ पे? डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड्स,
एंड एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा यहाँ पे, एरिया ऑफ दिस इलेक्ट्रोड टेकन फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो एरिया और लेंथ को यहाँ पे कैसे कंपेयर करेंगे बेटा, एरिया क्या लेंगे आप, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड लेंगे, और लेंथ क्या लेंगे, लेंथ बिटवीन द गैप बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, दैट विल गिव यू द लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप रेजिस्टिविटी को, अब देखिए रेजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे, हाउ विल यू डिफाइन, देखिए रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया मैं, ठीक है, कि आपका लेंथ आपको लेना है, क्या लेना है, लेंथ बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, एरिया क्या लेना है, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, और रेजिस्टेंस आपको पता ही, रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस विल गिव यू द रेजिस्टिविटी। तो आप रेजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे, रेजिस्टिविटी ऑफ resistivity is what, that is resistance offered by all the ions present in 1 ml of the solution। देखिए this is your length, this is your area, ओवरऑल क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, लेंथ क्या आपका, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू इलेक्ट्रोड्स, एरिया क्या आपका, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम। सो हाउ वी कैन से हियर व्हाट इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, रेजिस्टेंस offered by all the ions, भाई इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जितने भी आयंस पड़े हुए हैं, that will give you the resistivity। how, this is resistance offered by all the ions present in 1 ml of the solution। 1 ml सॉल्यूशन के अंदर आपके कितने आयंस पड़े हुए हैं, जितने भी आयंस पड़े हुए हैं उनके द्वारा दी गई रेजिस्टेंस क्या कहलाती है आपकी बेटा, रेजिस्टिविटी कहलाती है। इज इट क्लियर, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ऑल द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट आर प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन, दैट विल गिव यू द रेजिस्टिविटी। इज इट क्लियर, देखिए अब रेजिस्टिविटी, जिस तरीके से रेजिस्टेंस का आपको रेजिस्टिविटी कनेक्शन बताया, इसी तरीके से कंडक्टेंस का भी होता होगा बेटा, है ना। कंडक्टेंस के लिए अपोजिट हम, सॉरी कंडक्टेंस के इसमें क्या बोलेंगे हम, रिलेशन में कंडक्टिविटी, दिस विल गिव यू द कंडक्टिविटी। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा इसको, कापा से, ठीक है, ऐसे मिलेगा बुक्स के अंदर आपको लिखा हुआ। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बेटा, कापा, कापा बोलते हैं इसके जो सिंबल है इसको कापा बोलते हैं। तो रेजिस्टिविटी रो एंड कंडक्टिविटी कापा। अब हम कह रहे हैं जिस तरीके से रेजिस्टेंस का अपोजिट कंडक्टेंस था, ठीक है, आप कह सकते हैं जिस तरीके से रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या था, कंडक्टेंस था, इसी तरीके से रेजिस्टिविटी का अपोजिट क्या हो जाएगा, व्हाट, कंडक्टिविटी। ठीक है, सो यू कैन से कंडक्टिविटी यानी कि कापा इज इक्वल टू 1/ρ। ठीक है, 1/ρ। अब आपको पता है रो क्या था आपका बेटा, दिस इज इक्वल टू RA/L। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस विल गिव यू द वैल्यू दैट इज 1/R/L/A, where this 1/R is equal to conductance, so the conductivity is equal to conductance into में L/A, L/A gives you the cell constant, what they give you, cell constant। ठीक है, तो अब देखिए इसकी यूनिट क्या हो जाएंगी, आपकी कंडक्टेंस की यूनिट क्या थी बेटा, क्या यूनिट थी, ओम इनवर्स, लेंथ किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर में, और एरिया किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। सो व्हाट विल बी द यूनिट, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो यूनिट ऑफ द कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब इसकी कंडक्टिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे, किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे बेटा, दिस इज कंडक्टेंस, दिस इज ने कहा था ना बेटा, रेजिस्टेंस बाय ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन। हियर इज सेम, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ all the ions present, this is present, ठीक है, present in 1 ml of the solution। ठीक है, 1 ml of the solution। ठीक है बेटा, अब देखिए मैं कह रही हूं 1 ml सॉल्यूशन के अंदर जितने भी आयंस पड़े हुए हैं उनकी कंडक्टेंस को कहते हैं कंडक्टिविटी, या उनकी रेजिस्टेंस को कहते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक, इसका मतलब कंडक्टेंस जो है नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करती है। हम क्या कह सकते हैं, यहां से हमें क्या पता चल रहा है बेटा, जो कंडक्टेंस है वो किस पर डिपेंड कर रही है बेटा, नंबर ऑफ आयंस पर, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस पर या कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर प्रेजेंट कर रही है। भाई 1 ml में कितने आयंस हैं, जस्ट इमेजिन मैंने 1 ml में 10 आयन डाल रखे हैं।
अगर मैं उसी सॉल्यूशन के अंदर 1 ml पानी और मिला देती हूँ तो पानी क्या हो गया, 2 ml हो गया ना। तो 1 ml के अंदर अगर 10 थे तो 2 ml के अंदर कितने हो गए, 5 हो गए, तो कंसंट्रेशन क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर बेटा। इसको डाइल्यूशन के अंदर भी डिटेल में भी समझाएंगे कि किस तरीके से हमारी कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, अभी और भी पढ़ेंगे, मोलर कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। सो हियर यू कैन से जो कंडक्टिविटी है that depends on the concentration of the ions, that depends on the number of ions present in the 1 ml of the solution। ध्यान से बेटा दिमाग में बिठा लो इस बात को, 1 ml के अंदर जितने आयंस है that will give you the conductivity। अगर आप ml बढ़ा रहे हैं मतलब पानी एक्स्ट्रा मिला देते हैं तो आपका जो नंबर ऑफ आयंस है, जो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है वो कम हो जाएगी। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस। ठीक है बच्चों, आसान, कोई परेशानी तो नहीं है, अरे कोई परेशानी तो नहीं है, मजाक कर रहे हैं भाई। चलिए, अरे कोई परेशानी हो तो जरा हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम और आसान करने की कोशिश करेंगे इसको। ठीक है भाई, मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, परेशानी होनी ही नहीं चाहिए बेटा, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत वेरी इजी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट इज योर मोलर कंडक्टिविटी बेटा। देखिए अभी हमने कहा है कंडक्टिविटी में या स्पेसिफिक कंडक्टेंस के अंदर, इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन द 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन। इज इट क्लियर। 1 ml सॉल्यूशन के अंदर जितने भी आयंस पड़े हुए हैं उन सभी की कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा, हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। सो व्हाट अबाउट मोलर कंडक्टिविटी। आप मोलर कंडक्टिविटी को क्या कहेंगे, आप मोलर कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए बेटा, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस due to all the ions present in that volume of the electrolytes। ध्यान से सुनिएगा, चलिए लिख देते हैं इसमें, कंडक्टेंस due to all the ions present in that volume of solution, that volume of electrolyte कह सकते हो आप, which contains 1 mole of electrolyte। ठीक है, 1 mole of electrolyte, यानी कि अब यहां पे देखो बेटा वॉल्यूम फिक्स कर दिए, वो वॉल्यूम सॉल्यूशन की जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है, वो वॉल्यूम जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है, उनके द्वारा जो कंडक्टेंस हमें दिखाई जाती है, दैट कंडक्टेंस इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। यानी यहां पर क्या कर दी बेटा, वॉल्यूम क्या करिए बेटा, ध्यान से सुनो, वॉल्यूम फिक्स कर दी है। क्या फिक्स किया है भाई, वो वॉल्यूम लेना है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, दैट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। आपको वॉल्यूम यहाँ पे चेंज नहीं करनी है, यू हैव टू फिक्स द वॉल्यूम। वो वॉल्यूम जहां पर 1 मोल आपका इलेक्ट्रोलाइट जो है क्या हो जाता है बेटा, क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है। इन दैट केस उसमें जितने भी आयंस पड़े हुए हैं उनके द्वारा जो कंडक्टेंस दिखाई जाती है, दैट कंडक्टेंस इज नोन एज मोलर कंडक्टेंस। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा इसको, लैम्डा एम से। ठीक है, लैम्डा एम से, दिस इज योर मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा इसका, मोलर कंडक्टिविटी का हमने क्या कहा, देखो मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस यानी कि कंडक्टेंस जो भी हमारी कंडक्टेंस है यहाँ पे, ऑल द आयंस, वही कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन दैट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस यानी कि कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय दैट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि 1 मोल फिक्स किया हमने, उसके लिए वॉल्यूम फिक्स किया है भाई, 1 ही मोल इलेक्ट्रोलाइट डालना है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जितने वॉल्यूम में कवर अप हो जाता है, दैट विल गिव यू द मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, अब देखो याद करो बेटा, बुक्स के अंदर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप उसको रटते रहते हो, है ना, आप रटा मार लेते हो, क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी दैट इज इक्वल टू K इंटू में 1000/m, है ना, रटते हो ना, पता है हमको सब कुछ, रट्टा मारते हो ना, है ना। अब इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको समझाते हैं बेटा, ये आया कहाँ से, देखो जरा ध्यान से। हम कह रहे हैं व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज the conductance due to all the ions present in the conductance due to all the ions present in that volume of the electrolytes contain
1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका मतलब हमने किससे कनेक्ट करना है इसको, मोलैरिटी से। चलो देखते हैं अब यहाँ पे मोलैरिटी क्या होती है बेटा आपकी, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यही होती है ना नंबर ऑफ मोल्स। अब मैं कह रही हूँ कि वो वॉल्यूम जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जो है ना वहां पे मिक्सअप हो गया, उस टाइम पे वहां पर जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे दैट विल गिव यू द मोलर कंडक्टिविटी। अब मैंने क्या कहा, 1 मोल, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 मोल। 1 मोल कितने वॉल्यूम के अंदर आएंगे, ये बन गया फॉर्मूला, ठीक है भाई। 1 मोल जितने भी वॉल्यूम के अंदर आएंगे उस वॉल्यूम का अंदर जो आयंस होंगे दैट विल गिव यू द मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे मैंने 1 मोल रख दिया, नंबर ऑफ मोल्स को 1 मोल रख दिया, तो ये हो गया यहाँ पे फिक्स, ठीक है। अभी वॉल्यूम किस में बेटा, लीटर्स में। अब इतना बड़ा तो हम कंटेनर लेंगे नहीं कि लीटर्स में वॉल्यूम से हम यहाँ पे डील करेंगे, हम यहाँ पे किससे डील करेंगे बेटा, स्मॉल वॉल्यूम से डील करेंगे, यानी कि मिलीलीटर से डील करेंगे। अब आपको ये चीज पता होगी कि अगर मैं लीटर को चेंज करती हूँ मिलीलीटर में तो वो किसके बराबर होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, जिसको हम सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं बेटा, मैं ml सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। इज इट क्लियर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ लीटर को मिलीलीटर में, तो मैं किससे करूंगी बेटा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अगर मैं लीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाता है। इज इट क्लियर, मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाता है। चलो कर देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, दिस इज 1/1000 इंटू में v, सेंटीमीटर क्यूब लिख दे बेटा इसको, ठीक है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम निकालना चाहूँ, हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया है, मोलैरिटी इज इक्वल टू 1/1000 इंटू में v। अगर मैं वॉल्यूम इधर ले आऊँ क्या बन जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम विच इज टेकन इन द सेंटीमीटर क्यूब, है ना बेटा, इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम इधर लिया है, मोलैरिटी इधर आ जाएगी, दिस इज, एक मिनट बेटा, एक मिनट, यस, वॉल्यूम को हमने चेंज किया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट विल गिव यू व्हाट, दिस वन। तो अब यहाँ पे जस्ट ए मिनट, ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो गया, मिलीलीटर में चेंज कर दिया, यहाँ पे 1000 इंटू में v, सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। इज इट क्लियर, हाँ ठीक है। चलो अब मोलैरिटी हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स 1 फिक्स कर दिया, वॉल्यूम लीटर्स में है, यहाँ पे क्या हो गया 1000 इंटू में v सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि यहाँ पर क्या कर दिया, इसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करने के लिए मैंने वॉल्यूम को 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। ऑल एंड ऑल ये है कि वॉल्यूम को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी दैट विल गिव यू द व्हाट, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब में आपको यहाँ पे वॉल्यूम मिल जाएगी। तो लीटर्स में हम लेके नहीं चल सकते हैं, मिलीलीटर में चेंज करने के लिए हमने इसको क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है भाई, है ना। हाँ चलते हैं आगे। अब क्या करना है, हमें उस फॉर्मूले तक लेके जाना है, इसको उस फॉर्मूले तक लेके जाना है ना, उस फॉर्मूले तक लेके जाना है ना हमें यहाँ पे। चलिए अब क्या होगा यहाँ पे, हमने कहा कि मोलैरिटी, अब हम यहाँ पे क्योंकि मोलैरिटी से डील कर रहे थे तो हमने क्या कहा था कि मोलैरिटी हमने कहा नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 है तो मैं इसको 1 पुट कर दूं तो वॉल्यूम हमारी लीटर्स में है, यहाँ पे मोलैरिटी यहाँ पे निकल जाएगी। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ बेटे देखिए, तो मैं अगर वॉल्यूम निकालना चाहूँ विच इज टेकन इन द लीटर्स, तो ये क्या हो जाएगा 1/m हो जाएगा। इज इट क्लियर। और अगर इसको लीटर को मुझे मिलीलीटर में चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इज इट क्लियर, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम अगर मुझे मिलीलीटर में चेंज करना है, आई विल टेक दिस 1000 डिवाइडेड बाय m, है ना। तो वॉल्यूम किस में चेंज हो जाएगी, मेरी मिलीलीटर में चेंज हो जाएगी। क्लियर है सभी को, क्लियर है बेटा सभी को। तो यहाँ पे लीटर से अगर मुझे मिलीलीटर में चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए वॉल्यूम मिलीलीटर में, सेंटीमीटर क्यूब में, तो मैं ये पुट कर सकती हूँ। अब मैं यहाँ पे अगर इसको पुट करूंगी, सॉरी यहाँ पर अगर पुट करूंगी दैट विल गिव यू लैम्डा m इज इक्वल टू कापा, वॉल्यूम क्या निकली है बेटा मेरी 1000/m, आई विल टेक दिस 1000/m। सो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। क्या आप मोलर कंडक्टिविटी अगर निकालना चाहते हैं, आपके पास फॉर्मूला, कई बार क्या होता है बोर्ड्स के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा इस फॉर्मूला से रिलेटेड, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है, तो आप डायरेक्ट इसको फॉर्मूला को याद करते हैं। तो याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, ये हमने क्या निकाला हुआ है, जो वॉल्यूम है वो लीटर्स में हमने की हुई है ना, क्योंकि मोलैरिटी में क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, तो यहाँ पे वॉल्यूम लीटर्स में ली हुई है। तो वॉल्यूम अगर हम निकालना चाहेंगे तो वो फॉर्मूला विल बी 1/m।
इज इट क्लियर? तो वॉल्यूम को अगर मुझे मिलीलीटर में चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो मैं इस पूरी यूनिट को यानी इस पूरे राइट हैंड साइड को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यानी इसका मतलब क्या, वॉल्यूम में मिलीलीटर्स में आ गया। तो वॉल्यूम अगर मिलीलीटर्स में मुझे लेके आना है तो मैं 1000 बाय m कर सकती हूँ। आई विल टेक दिस इन दैट फॉर्मूला, योर फॉर्मूला विल बी दिस वन, ठीक है। अब इसकी मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट पूछ लेते हैं भाई, कई बार कंपिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इसकी यूनिट क्या होती है। तो इसकी यूनिट आप निकाल सकते हैं। कापा की यूनिट क्या निकाल के आए थे बेटा आप, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। 1000 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अच्छा फिर क्या नीचे मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन खुद याद कीजिए, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, है ना, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स की क्या यूनिट हो जाएगी, मोल पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। लीटर को अगर मैं मिलीलीटर में, क्योंकि मैंने यहाँ पे मिलीलीटर में ले रखा है तो क्या लिखूंगी, सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अब आपकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोल इनवर्स। तो ये क्यूब और ये -1 है तो क्या रह जाएगा यहाँ पे, क्या रह जाएगा। अगर मैं क्यूब में से -1 को हटा मतलब करूंगी, कैलकुलेट करूंगी तो क्या आएगा यहाँ पे, दिस इज विल बी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दिस विल बी द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। Is it clear? Is it clear? So molar conductivity is the conductance of all the ions present in that volume of the solution contains 1 mole of the electrolyte. कर लोगे बेटा, है ना। नेक्स्ट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, बिल्कुल इसी के जैसा है, बिल्कुल इसी के जैसा है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा ई क्यू, रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा ई क्यू, क्योंकि क्या है यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट हम यहाँ पे कर रहे हैं। सो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, देखिए बिल्कुल इसी की तरीके से है। कंडक्टेंस क्या बोलेंगे बेटा हम यहाँ पे, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन दैट वॉल्यूम ऑफ द solution contains 1 gram equivalent of the electrolyte। अब यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, वॉल्यूम फिक्स कर दिया भाई, वो वॉल्यूम जिसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, उस समय पर उसमें जो आयंस होते हैं उन आयंस के द्वारा जो कंडक्टेंस दिखाई जाती है, दैट कंडक्टेंस इज नोन एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, बिल्कुल बढ़िया। चलिए तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन दैट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन्स 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। सो यहाँ पे फॉर्मूला सेम बन गया, लेकिन यहाँ पे आप रटते क्या है, बुक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू कापा इनटू में 1000 बाय n। अब ये कहाँ से आया बाबा, ये कहाँ से आया बाबा, हाँ चलिए फिर से देखते हैं कहाँ से आ रहा है। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगर हम मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट से कर रहे हैं डील, तो इसका मतलब यहाँ पे हम नॉर्मेलिटी से डील करेंगे। तो याद कीजिए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता था, नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टेकन इन द लीटर्स। अब यहाँ पे कितने ग्राम इक्विवेलेंट ले रहे हैं बेटा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले रहे हैं। सिमिलरली जैसे यहाँ पे लिया था सेम एज यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 बाय वॉल्यूम इन द लीटर्स। So the volume, if we find out the volume, that is will equal to 1 by n, और वॉल्यूम अगर मैं मिलीलीटर में चेंज करूँ तो इसका मतलब क्या करूंगी, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। So what will be the formula, equivalent conductivity is equal to kappa into में 1000 by n। Is it clear? Is it clear? The unit will be same, जैसे यहाँ पे मोल है तो इसकी क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। इज इट क्लियर, सभी को क्लियर है यहाँ पर क्या होता है कंडक्टिविटी, क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी, क्या होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर बच्चे, क्या किसी को कुछ पूछना है, नहीं पूछना है, चले आगे, किसी को कुछ नहीं पूछना है, चलिए फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या होगा, इसमें क्या होगा जरा देखते हैं आगे। चलिए कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी हमने सब कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएशन ऑफ ऑल दीज विद
डाइल्यूशन, यानी कि कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इन सभी पर डाइल्यूशन का क्या फर्क पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अगेन दिस पार्ट जो आज मैं आपको करवा रही हूँ, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है बच्चे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इक्विवेलेंट सेल, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बहुत ध्यान से कर जाते हैं, लेकिन इस लास्ट पार्ट को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छोड़ जाते हैं, है ना। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था बेटा, थोड़ा सा समय और लूंगी आपका, बोर मत होइए भाई, बोर नहीं होइए। कंडक्टेंस हमने क्या कहा था, कंडक्टेंस इज अ फ्लो ऑफ आयंस, इजी फ्लो ऑफ आयंस, दैट इज अ कंडक्टेंस। ठीक है, अब आप इलेक्ट्रोलाइट लेके चल रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के होते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और वीक भी होते हैं। अगर मैं दोनों की बात यहाँ पे कर रही हूँ, डाइल्यूशन के साथ आप फर्क देख रहे हैं, इन सब पे डाइल्यूशन के साथ फर्क क्या पड़ेगा, तो टॉपिक का नाम आप लिख सकते हैं, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इज इट क्लियर। देखिए अब आपको पता है बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग और वीक क्या ले रही हूँ बेटा, इलेक्ट्रोलाइट, भूलिएगा मत, स्ट्रॉन्ग और वीक क्या ले रही हूँ बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं बेटा, जो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। NaCl डाल दिया हमने जैसे पानी के अंदर, तो सारे के सारे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन सेपरेट आउट हो जाएंगे, दैट विल बी द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, जो 100% डिसोसिएट नहीं होते हैं, है ना, कुछ हद तक वो डिसोसिएशन उनकी रुक जाती है। यानी उनके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, इक्विलिब्रियम के अंदर आपको पढ़ाएंगे, उसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। भाई वो पूरे डिसोसिएट तो हो नहीं सकते, तो किस हद तक वो डिसोसिएट होते हैं, है ना, तो वो होते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अब देखो मैं डाइल्यूशन के साथ फर्क देख रही हूँ ना बेटा, डाइल्यूशन के साथ फर्क देख रही हूँ ना, है ना। डाइल्यूशन का मतलब क्या था, और पानी डाल दिया हमने उसमें, है ना, और पानी डाल दिया। तो याद रखना बेटा डाइल्यूशन के साथ हमारी कंडक्टेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है। लॉजिक बताऊंगी, देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असर्शन रीजन में कई बार पूछ लेते हैं, लॉजिक पूछ लेते हैं। अब देखो डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब क्या है, यहाँ पे डाइल्यूशन इंक्रीज मतलब मैं क्या कर रही हूँ, वॉल्यूम इंक्रीज कर रही हूँ, पानी डाल रहे हैं ना उसके अंदर, पानी डाल रही हूँ तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अब बच्चे कहते थे मैडम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो कंप्लीटली एसोसिएट हो ही गए थे, पानी डालने से उन पे क्या फर्क पड़ा। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का तो मैं आपको लॉजिक दे सकती हूँ, आप इजीली बता सकते हैं। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना बेटा, डाइल्यूशन करने के साथ साथ जैसे हमने डाइल्यूशन किया, पानी और डाला उसके अंदर, तो वहां पे क्योंकि हाइड्रेशन जो होती है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, हाइड्रेशन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हमारी क्या होती है, हाइड्रेशन शेल बनने की वजह से हमारे वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, तो वो और ज्यादा डिसोसिएट होते हैं। तो मान लीजिए ये 60% डिसोसिएट हो रहे थे, पानी डालने के बाद ये 80% डिसोसिएट हो गए, तो यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। अब नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे तो कंडक्टेंस क्या था, कंडक्टेंस क्या था बेटा, फ्लो ऑफ आयंस। अगर आयंस इंक्रीज होंगे तो उनका फ्लो भी बढ़ेगा, फ्लो बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कंडक्टेंस हमारी इंक्रीज होगी वहां पर। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, इसके अंदर आप लॉजिक क्या देंगे, वीक के अंदर जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते हैं आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाती है। अगर आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वहां पर बढ़ जाएगी तो इसका मतलब वहां पे कंडक्टेंस भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। बट अब ये लॉजिक हम यहाँ पे तो लगा नहीं सकते, है ना, स्ट्रॉन्ग में तो क्योंकि डिसोसिएट 100% हो चुका है, पर यहाँ पे कैसे इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे बेटा, बेशक डिसोसिएट हो जाते हैं कंप्लीटली बेटा, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो मेंटेन रहती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, बेशक कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो मेंटेन रहती है। अब यहाँ पे क्या है, ये जब जैसे मैं डाइल्यूशन बढ़ाऊंगी, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आयंस के बीच में, बिटवीन द आयंस, दैट विल डिक्रीजेस। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर डिक्रीज होएगी तो उनका मूवमेंट जो है वो आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। सो आपको असर्शन रीजन में प्रॉब्लम कर सकते हैं ये क्वेश्चंस कि इंक्रीज तो दोनों के अंदर होती है, बट इसके अंदर लॉजिक क्या है, नंबर ऑफ आयंस का बढ़ना। इसके अंदर लॉजिक क्या है, उनके आयंस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डिक्रीज होना। नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि आयंस तो कंप्लीटली एसोसिएट हो चुके हैं। सो यहाँ पे जो सेपरेशन है आयंस की, या ये भी आ सकता है, आयंस की सेपरेशन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटने की वजह से। सेपरेशन इंक्रीज हो जाएगी बेटा तो ऑब्वियसली कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, मेरी इंक्रीज हो जाएगी। सो विद डाइल्यूशन, अगर हम यहाँ पे एक बॉक्स बना के लिख देते हैं, विद डाइल्यूशन जो मेरी कंडक्टेंस है वो क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। ठीक है बच्चे, चलिए अगला देखते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मैं सिंबल से लिख रही हूँ बेटा, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस में हमने क्या कहा था बेटा, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 liter of the solution, यही था ना स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन
लीटर नहीं, 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन, 1 ml ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, क्योंकि लीटर्स में तो हम यहाँ पे डेली नहीं करेंगे, इतना बड़ा थोड़ी सी हम वहाँ पे कंटेनर लेके चलेंगे, 1 लीटर का छोटा सा कंटेनर लेके हम काम करते हैं, तो थोड़ी वॉल्यूम के साथ काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस, ध्यान से सुनिएगा इसको, ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे डाइल्यूशन इंक्रीज किया बेटा, जस्ट इमेजिन 1 ml के अंदर 10 आयन है, मैं शायद ये एग्जांपल आपको पहले दे चुकी हूँ, 10 आयन है, जस्ट इमेजिनेशन दे दी मैंने यहाँ पे कि 1 ml के अंदर 10 आयन है, डाइल्यूशन इंक्रीज कर दी मैंने यहाँ पे, इसका मतलब क्या करा बेटा, वॉल्यूम इंक्रीज कर दी। मान लो यहाँ पे मैंने वॉल्यूम कर दी 2 ml, आयंस तो उतने ही है ना, आयंस तो नहीं बढ़े, मैंने पानी डाला है, मैंने इलेक्ट्रोलाइट नहीं डाला, मैंने सिर्फ पानी डाला है, पानी डालने से क्या होगा, मेरा वॉल्यूम इंक्रीज होएगा, यानी वॉल्यूम मेरी मान लो 1 ml से 2 ml हो गई। अब 1 ml से वो जो जितने आयंस 1 ml में थे उतने ही आयंस 2 ml में है। इमेजिन करो आपने नमक का पानी बनाया है ना, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डाल दिया, तो क्या उसी पानी में अगर मैं उसी सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं 1 गिलास पानी और डाल दूंगी तो क्या उतना ही नमकीन रहेगा, कुछ कम हो जाएगा ना नमक। इसका मतलब मेरी कंसंट्रेशन आयंस की क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस डिक्रीज हो रही है। सो इमेजिन अगर 1 ml के अंदर 10 आयन है तो वहीं पर 2 ml के अंदर ये 10 की बजाय कितने रह जाएंगे, 5 रह जाएंगे। अब आयंस का फ्लो या जो मूवमेंट ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml, 1 ml के अंदर जितने आयंस है उनका फ्लो आपका कंडक्टिविटी है, तो यहाँ पे तो 10 आयन है, यहाँ पे 5 आयन है, तो मेरी स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा, डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज होती है। समझ में आता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आते हैं क्वेश्चन, ये डिक्रीज होती है बेटा, ठीक है। थर्ड है हमारा मोलर कंडक्टिविटी या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, दोनों को एक साथ लेके चलेंगे क्योंकि दोनों ही सेम ही चीज है, ये 1 मोल के अंदर होते हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के अंदर होते हैं, बात तो सेम ही है ना। तो इसके अंदर हमारा फॉर्मूला क्या बना था बेटा, जरा ध्यान से देखो, इसके अंदर हमारा फॉर्मूला क्या था, चाहे मोलर कंडक्टिविटी ले लो चाहे इक्विवेलेंट ले लो, एक से समझ लो दूसरे से अपने आप समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला क्या बना था बेटा हमारा, कापा इंटू में 1000/m, मोलैरिटी, मोलैरिटी लेके चले ना 1000/m। हमें ये चीज पता है, देखो डाइल्यूशन के साथ ये क्या होती है, डिक्रीज होती है ना, डाइल्यूशन के साथ ये क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब हमें ये देखना है कि डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे हमारा क्या फर्क पड़ेगा। देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मोलैरिटी क्या था बेटा हमारा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं मोलैरिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे मैं 1 लेके चल रही हूँ। अगर मैं इसको मैथमेटिकली सॉर्ट आउट करूंगी तो ये वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा ना, मैं इसको जरा लिख देती हूँ यहाँ पे, कापा इंटू में 1000 इंटू वॉल्यूम इन द लीटर्स पर नंबर ऑफ मोल्स, है ना, नंबर ऑफ मोल्स हम यहाँ पे 1 लेके चल रहे हैं। अब देखो डाइल्यूशन के साथ मुझे ये चीज पता है, ये चीज मेरी डिक्रीज हो रही है, वॉल्यूम डाइल्यूशन के साथ क्या हो रही है, मेरी इंक्रीज हो रही है। अब जरा ध्यान से देखो, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के, अभी मैं इस फॉर्मूले को लिख रही हूँ बेटा आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये चीज मेरी इंक्रीज हो रही है और ये चीज मेरी डिक्रीज हो रही है डाइल्यूशन के साथ, एंड बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंडक्टिविटी, है ना। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये भी, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये भी, एक चीज डिक्रीज हो रही है एक चीज इंक्रीज हो रही है, तो ये तो गड़बड़ झाला हो गया कि अगर मैं डाइल्यूशन बढ़ाऊंगी तो डाइल्यूशन के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से ये बढ़ना चाहिए, लेकिन ये घट रहा है तो इसके घटने की वजह से घटना चाहिए। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। तो हमारे हिसाब से वॉल्यूम बढ़ने की वजह से इसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो ये घटना चाहिए, इसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ गई। अगर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाती है तो हम क्या लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। फिर हमने देखा एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जब देखा तो हमने ये देखा कि जो हमारा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है उसको हमारा वॉल्यूम फैक्टर ओवरकम कर जाता है। मतलब वॉल्यूम में जितना ज्यादा हमारा इंक्रीज आता है एज कंपेयर टू दिस वन, दिस विल ओवरकम टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो हमारा जो वॉल्यूम का फैक्टर है ना बेटा, यहाँ पे लिख देती हूं मैं, जो हमारा वॉल्यूम का फैक्टर है वो ओवरकम कर जाता है किसको, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के फैक्टर। अब अगर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के फैक्टर को ओवरकम कर गया तो मतलब ये चीज इफेक्ट नहीं डालेगी हमारी। कौन सी चीज इफेक्ट डालेगी, क्या इफेक्ट डालेगा बेटा, ये इफेक्ट डालेगा। तो डाइल्यूशन के साथ वॉल्यूम क्या हो रहा है बेटा, हमारा इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। कंपैरेटिव एग्जाम में बहुत पूछते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टिविटी हमारी डिक्रीज हमें होती हुई दिखाई देती है। लॉजिक के साथ आपको बता दिया है,
लॉजिक के साथ आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए आगे, इस पार्ट का लास्ट टॉपिक, फिर लास्ट रह जाएंगे आपके फ्यूल सेल्स, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बेटा, है ना, उनको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लास्ट टॉपिक के अंदर आएगा कोलराशला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 100% क्वेश्चन, 99 to 100% क्वेश्चंस आपके बोर्ड में कोलराशला से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका वेरिएशन ऑफ दिस मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। हम ग्राफिकली देखते हैं इसको, हम ग्राफिकली देखते हैं। देखिए हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, कंसंट्रेशन, रूट कंसंट्रेशन, ठीक है। वाई एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी। आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से भी कर सकते हैं इसको, बिकॉज दैट इज द सेम थिंग, क्योंकि वहां पे हमने ले रखा है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यहाँ पे रखा है हमने 1 मोल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, कंसंट्रेशन को हम क्या करें, जब हमने एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा या हमने थ्योरेटिकली भी समझा है कि हमने ये देखा है कि डाइल्यूशन के साथ हमारी मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। इज इट क्लियर? तो हमने क्या किया, अब मान लीजिए किसी कंसंट्रेशन पे कुछ ना कुछ मोलर कंडक्टिविटी तो आयंस की होगी। जैसे जैसे मैं डाइल्यूशन बढ़ा रही हूँ, कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रही हूँ ना बेटा, कंसंट्रेशन को जैसे जैसे मैंने डिक्रीज किया, मैंने ये देखा कि मेरी मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। कंसंट्रेशन को जैसे जैसे मैं डिक्रीज कर रही थी, मेरी मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। अब जब मैं इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करती हूं, तो मैंने ग्राफ को जब एक्स्ट्रा प्लॉट किया तो मैंने ये देखा कि अगर मैं कंसंट्रेशन को बिल्कुल जीरो कर दूं, हालांकि हो नहीं सकता, ठीक है, अगर मैं कंसंट्रेशन को क्या कर दूं बेटा, बिल्कुल जीरो कर दूं, बिल्कुल जीरो कर दूं, जो कि हो नहीं सकता बेटा, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहां पर जो मेरी मोलर कंडक्टिविटी आती है, दैट इज योर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि इससे ज्यादा डाइल्यूशन हो ही नहीं सकती है। मैंने कंसंट्रेशन को बिल्कुल जीरो कर दिया। कंसंट्रेशन जीरो करने का मतलब समझते हो, इससे ज्यादा डाइल्यूशन नहीं हो सकती है। पानी डाल दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज इनफाइनाइटली डाइल्यूट हो चुका है। तो यहां पर जो मोलर कंडक्टिविटी आपकी निकलती है, दैट विल गिव यू द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द electrolyte at infinite dilution, and this is also known as limiting molar conductivity। इसको limiting molar conductivity के नाम से भी जानते हैं, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। This is also known as limiting molar conductivity, because ये लिमिट कर चुकी है अब सॉल्यूशन की डाइल्यूशन को, इससे ज्यादा मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन को कर ही नहीं सकती हूँ, लिमिट कर चुका है, इससे ज्यादा मेरी मोलर कंडक्टिविटी किसी भी सॉल्यूशन की आ ही नहीं सकती है। सो दिस इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। एंड दिस कैन बी फाइंड आउट ओनली एंड ओनली फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो हमने 2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिए, एक लिया HCl, एक लिया KCl। तो हमने देखा HCl का ग्राफ तो ऊपर आ रहा था इस तरीके से, और KCl का ग्राफ कुछ इस तरीके से नीचे आ रहा था बेटा, स्ट्रेट लाइन नहीं, लेकिन KCl का नीचे आ रहा था। तो स्लोप जो है ऊपर नीचे क्यों हो गई, इसका लॉजिक क्या है बेटा? देखो इसमें क्या है, आयंस क्या है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसके अंदर आयंस क्या है, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव तो सेम है, कंपेयर नहीं कर सकते, हम कंपेयर करेंगे कैटायन से। इसमें है H पॉजिटिव कैटायन और इसके अंदर है K पॉजिटिव, यानी कि पोटेशियम का कैटायन। कौन सा आयन फास्ट मूव करेगा? जो लाइटर होगा ऑब्वियसली, तो H पॉजिटिव आयन फास्ट मूव करेगा। ये जितना फास्ट मूव करेगा उतनी ज्यादा मेरी कंडक्टिविटी होगी। तो यहाँ पर देखिए, इसी कंसंट्रेशन के ऊपर इसकी कंडक्टिविटी कम है और इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है। लॉजिक यही है, क्योंकि इसका फ्लो बहुत फास्ट है, फ्लो फास्ट है तो इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा रहेगी। तो आयन जितना हल्का होगा उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी दिखाएगा, और जितनी ज्यादा कंडक्टिविटी दिखाएगा उतना उसका ग्राफ जो है हमारा क्या आएगा, अबव द स्लोप आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी इस ग्राफ को यूज करते हुए एक इक्वेशन आई, दैट इज नोन एज डिबाय-हक्कल-ऑनसागर इक्वेशन। एक 3 साइंटिस्ट थे हमारे यहाँ पे ये, जिन्होंने ये हमें इक्वेशन दी, डिबाय-हक्कल-ऑनसागर। इसकी डिटेल्स आप फ्यूचर में पढ़ेंगे, मास्टर्स अगर आप केमिस्ट्री में करते हैं तो आप इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे, अभी आपको सिर्फ ये इक्वेशन देखनी है। देखिए ग्राफिकली अगर हम देखें किसी भी ग्राफ को रिलेट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, है ना। दिस इज y एक्सिस, x रिप्रेजेंट्स यू x एक्सिस, c रिप्रेजेंट्स यू कांस्टेंट एंड m रिप्रेजेंट्स यू व्हाट, स्लोप, ठीक है। m क्या रिप्रेजेंट करता है आपको, स्लोप रिप्रेजेंट करता है। तो अब इस ग्राफ में देखिए y एक्सिस पे क्या रखा है बेटा आपने, लैम्डा m, है ना। x एक्सिस पे क्या रखा आपने, कंसंट्रेशन। इज इट क्लियर?
अब देखिए m क्या है आपका, स्लोप आया। व्हाट इज स्लोप? स्लोप कुछ इस तरीके से आया है ना, ऐसे ऐसे जा रहा है, बैक साइड में जा रहा है, तो स्लोप क्या आ रहा है आपका, नेगेटिव स्लोप आ रहा है ना, नेगेटिव स्लोप आ रहा है। तो क्या रख दें हम इसको, माइनस बी। वैल्यू नहीं पता हमने, माइनस बी एक कांस्टेंट वैल्यू रख दी कि हमारे बी कुछ वैल्यू यहाँ पे आएगी एंड दैट विल बी टेकन इन द नेगेटिव, क्योंकि स्लोप मेरा नेगेटिव में आ रहा है ना। और ये क्या है आपका इंटरसेप्ट, यानी कि ये इंटरसेप्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, व्हाट इज दिस? दिस इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि ये पॉइंट ऐसा है जहां पे मेरी मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है बेटा, लिमिट हो रही है। मोलर कंडक्टिविटी लिमिट हो रही है, तो यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो इसको पुट कर दो, दिस इज, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, लैम्डा m इज इक्वल टू lambda m at infinite dilution minus b root c. This equation is your Debye-Huckel-Onsager equation, which is very useful to find out the molar conductivity at infinite dilution for the different electrolytes, for the strong electrolytes basically. Is it clear? चले आगे। चलिए, अब यही वेरिएशन जब हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए निकालने की कोशिश की तो देखिए क्या होगा। यही है रूट सी, यही है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जब मैंने इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए निकालनी शुरू की, सॉरी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए निकालनी शुरू की, तो क्या हुआ, कंसंट्रेशन डिक्रीज होने के साथ क्या होगा, ये इंक्रीज होगी, लेकिन इसका कोई इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं आता है, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली एसोसिएट होता ही नहीं है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर ही नहीं सकती हूँ। और अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट नहीं कर सकती हूँ, तो मैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द आयंस इन द सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकती हूँ बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर आ गई प्रॉब्लम। So Debye-Huckel-Onsager equation is not valid for the weak electrolytes. So what will we do? यहां पर आए हमारे एक नए साइंटिस्ट, दैट इज कोलराश। बहुत आसान है, इसको जरा आसान सी भाषा में समझा देती हूँ, ठीक है। डेफिनेशंस तो आपको बुक्स में मिल जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कोलराश क्लास से न्यूमेरिकल्स आते हैं और बच्चों जैसे न्यूमेरिकल आते हैं बेटा, बिल्कुल प्लस माइनस करना है एल्जेब्रिकली वहां पे और कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, मान लो मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट लेके चल रही हूँ CH3COOH, एसिटिक एसिड, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये किस में एसोसिएट होएगा, CH3COO नेगेटिव आयंस में और H पॉजिटिव आयंस में। यहाँ पे मैं लगाऊंगी इस तरीके से, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, कंप्लीटली एसोसिएट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इसको क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लैम्डा m से, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये आयंस की किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इससे, ठीक है। दिस विल बी योर एनायन, ठीक है, कौन सा एनायन, CH3COO नेगेटिव, एंड दिस इज कंडक्टिविटी ऑफ द कैटायन, दिस इज कंडक्टिविटी ऑफ द आयंस, दिस लैम्डा रिप्रेजेंट्स यू द कंडक्टिविटी ऑफ द आयंस। इज इट क्लियर? अब देखिए यहाँ पे मैं प्रॉब्लम ये है कि मैं इनफाइनाइट डायरेक्शन पे कंडक्टिविटी फाइंड आउट नहीं कर सकती हूँ। सो व्हाट विल बी डू, हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको अगर कोलराश लॉ के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आपको किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी यानी कि मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट वहां पे करनी होगी। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या दिया जाएगा, कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी दी जाएगी और उसको यूज करते हुए आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी फाइंड आउट करेंगे। एक न्यूमेरिकल से दिखाती हूँ आपको कैसे करते हैं यहाँ पे, फिर आपको समझ में आएगा। पहले आप कोलराश लॉ की डेफिनेशन लिखिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, limiting molar conductivity at infinite dilution can be represented by sum of molar conductivities, molar conductivities of cations and anions in that solution। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, मैं कह रही हूँ याद करने की जरूरत नहीं है, इससे न्यूमेरिकल आएगा, सीधा न्यूमेरिकल देख लेते हैं कैसे आएगा, क्या करना है तुम लोगों को, है ना। हाँ भाई, बच्चा पार्टी आएगा, जरूर आएंगे, करण अर्जुन आएंगे, इससे न्यूमेरिकल आएंगे, जरूर आएंगे, कर लीजिएगा प्रैक्टिस, बिल्कुल बच्चों जैसे। अलजेब्रिक है, आपको एक न्यूमेरिकल लिख के दिखाते हैं, एक न्यूमेरिकल करके दिखाते हैं आपको। चलिए, इन्होंने कहा है
मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर द NaCl। देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaCl इज 125, ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। NaCl के लिए मोलर कंडक्टिविटी आपको वहां पर दे दी है, ठीक है। अच्छा, HCl के लिए आपको दे रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, कितनी दे रहे हैं बेटा? HCl के लिए आपको 420, ठीक है, 420 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आपको HCl के लिए भी दे दी है, ठीक है। आपको सोडियम एसीटेट के लिए भी दे दी है मोलर कंडक्टिविटी। सोडियम एसीटेट के लिए आपको मोलर कंडक्टिविटी इन्होंने क्या दी है? दे गिव यू मोलर कंडक्टिविटी 90 ओम इनवर्स। देखिए ओम इनवर्स को बेटा साइमंस भी कहते हैं, मैं बताना भूल गई आपको, ठीक है, साइमंस यानी ऐसे भी नोट करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यू हैव टू फाइंड आउट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH। यू हैव टू फाइंड आउट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। आपको इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे इसमें मोल क्लोराश लॉ के अकॉर्डिंग। देखिए अब आप इसमें क्या करेंगे, देखें सोडियम क्लोराइड जो है उससे कौन से आयंस बनते हैं बेटा? Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, है ना। HCl से कौन से आयंस बनते हैं बेटा? H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। इससे कौन से आयंस बनेंगे? दिस ऑल आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, CH3COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, ठीक है। आपको फाइंड आउट किसका करना है? CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, इसका फाइंड आउट आपको करना है, ठीक है। तो आप इन सभी आयंस को कुछ इस तरीके से सेट कीजिए कि काटने पीटने के बाद आपके पास सिर्फ ये वाले आयंस बचे, ठीक है। करें जरा सेट। देखो ये दो आयंस हैं, ये दो आयंस हैं और ये दो आयंस, ये ना इलेक्ट्रोलाइट। अगर मैं यहाँ पे प्लस की बजाय माइनस कर दूं बेटा, है ना, अगर मैं यहाँ पर प्लस की बजाय माइनस कर दूं, जरा देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे प्लस की बजाय माइनस कर दूं, नहीं करते, चलो नहीं करते, यहाँ पर माइनस कर दूं, यहाँ पे माइनस कर दूं, तो देखो इसको जरा लिखो क्या होगा। दिस विल गिव यू CH3COO नेगेटिव आयन, यानी कि ये इस वाले आयन का मोलर कंडक्टिविटी होगा, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, है ना, प्लस Na पॉजिटिव आयन, यानी कि इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? दिस वन। समझ में आ रहा है ना। अब मैंने ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया तो क्या हो गया? माइनस H पॉजिटिव और माइनस Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस लैम्डा पॉजिटिव H पॉजिटिव माइनस लैम्डा नेगेटिव Cl नेगेटिव, ये भी माइनस हो गया, तो माइनस Na पॉजिटिव माइनस Cl नेगेटिव, तो माइनस लैम्डा पॉजिटिव Na पॉजिटिव माइनस लैम्डा नेगेटिव Cl नेगेटिव। ये तो मैंने आपको रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया कि आयंस का जो है ना इस लैम्डा से दिखाते हैं, आयंस आपको सेट करके दे दिए। अब देखिए Na पॉजिटिव से Na पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, Cl नेगेटिव से Cl नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। इज इट क्लियर? गड़बड़ हो गई भैया, यहाँ पे प्लस करो, ठीक है, यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, है Na पॉजिटिव से Na पॉजिटिव गया, ये प्लस में माइनस में, इससे ये गया तो ये हो जाएगा। तो हमने क्या किया? देखो एल्जेब्रिक इक्वेशन, यानी कि ये लाने के लिए मैंने एल्जेब्रिकली इसको सेट किया। कैसे सेट किया? इसकी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सोडियम एसीटेट प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सोडियम क्लोराइड आपको प्रोवाइडेड है। देखिए इसकी 90 है, पुट कीजिए 90 प्लस क्या किया HCl, इसकी क्या है 420 माइनस क्या किया NaCl, इसको माइनस कर दीजिए 125। एल्जेब्रिकली मैथमेटिकली इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए, दैट विल गिव यू द आंसर। क्या आंसर आएगा आपके पास? इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो बेटा 385 साइमन स्क्वायर, सॉरी साइमन -1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कर लेंगे, बहुत आसान बेटा, बिल्कुल बच्चों जैसे न्यूमेरिकल। आपको एल्जेब्रिकली आयंस कुछ इस तरीके से सेट करने बेटा कि आपके सारे आयंस कट पिट के सिर्फ वो आयंस बचे जिनकी मोलर कंडक्टिविटी आपको फाइंड आउट करनी है। और अगर ये आप फाइंड आउट कर लेंगे तो आप उनकी वैल्यूज को पुट कीजिए एल्जेब्रिकली, यू कैन फाइंड आउट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड दिस इज योर कोलराश लॉ। ये है आपका कोलराश लॉ। और इसी के साथ हमारे जो 3 पार्ट है हमारे इलेक्ट्रोलिटिक
जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड कंडक्टेंस इन विच वी हैव स्टडीड मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, देयर वैल्यूएशंस, उनकी कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कैसे करेंगे ग्राफिकली, डिबाय-हक्का-लोन सागर इक्वेशन एंड द कोलराश लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी बहुत बार पूछा जा चुका है, और इस तरीके के न्यूमेरिकल्स इसके अंदर आते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा है, तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और कहीं पर भी कमेंट सेक्शन में आकर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। आई वांट टू मेक द इजीएस्ट सब्जेक्ट, दैट इज द केमिस्ट्री, आई वांट टू मेक दिस इजी फॉर यू। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई वांट टू मेक यू वेरी इजी केमिस्ट्री, ठीक है, आपके लिए केमिस्ट्री में बहुत आसान बनाना चाहती हूँ। आप मुझे बताइए, हम उसको और आसान करने की कोशिश करेंगे, और अगर आपको इसी तरीके से समझ में आ रहा है, आपको ये आसान लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए, ठीक है बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए आसान बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।